नमस्कार, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप और दिन की बेहतरीन शुरुआत हो चुकी है। सलाम जेके प्रोग्राम है और मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज और मेरे साथ हैं मेरे साथी आशिफ रशीद। जी गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। उम्मीद करते हैं आज का एक खूबसूरत सा दिन आपके लिए बहुत सारी खुशियां और बहुत सारी उम्मीद की किरणें लेकर आएगा। और आज के प्रोग्राम में जिस तरीके से हम 8:30 से 9:30 के बीच में 1 घंटे का ये प्रोग्राम दिल्ली के लाइव स्टूडियो से लाइव आप तक पहुंचता है और इसमें तमाम तर जो सियासी सूरत हाल है मुल्क के अंदर या सरहद के उस पार क्या कुछ हो रहा है, रियासत जम्मू और कश्मीर में सियासी सूरत हाल क्या है, ये तमाम चीजें तमाम सूरत हाल जो है आप तक पहुंचती है। और आज भी मुल्क की बड़ी खबरों के साथ साथ रियासत जम्मू और कश्मीर में सिक्योरिटी सूरत हाल क्या है और उसके साथ साथ जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा और साथ ही साथ जम्मू खित्ते में क्या कुछ सियासी सरगर्मियां हो रही हैं, वो तमाम इस प्रोग्राम के जरिए आप तक हम पहुंचाएंगे। तो बिल्कुल सुबह की बेहतरीन शुरुआत हो चुकी है, लेकिन इस सबसे बड़ी खबर से हम सलाम जेके प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे। आसिफ, बात करेंगे जम्मू की। तो जम्मू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार किसी परियोजना का उद्घाटन करने के लिए नहीं पहुंच रहे। लोकसभा चुनाव नजदीक है, इसलिए वो आम जनसभा को संबोधित करने के लिए पहुंच रहे हैं। कल शाम को हमने आपको खबर बताई थी किस तरीके से वहां पे पूरी तैयारी कर ली गई और अब जम्मू पहुंच रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। और इसमें पूरी बीजेपी की अगर बात करें तो बीजेपी ने चुनावी रणनीति पूरी तरह से पहले से ही तैयार कर रखी है। तो देखने वाली ये बात होगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने संबोधन में क्या कुछ जम्मू कश्मीर के लिए कहते हैं। बिल्कुल, कार्यकर्ताओं को गियरअप करने के लिए तैयारियों का मजीद जायजा और पूरी तैयारी के साथ चुनाव में उतरने के लिए आज जिस तरीके से पहले ही सियासी जो चुनाव का बिगुल है वो बज चुका है और आज प्रधानमंत्री का दौरा वजीर आजम नरेंद्र मोदी जम्मू पहुंचेंगे। बलवाल तहसील में उनकी ये जो रैली हो रही है, जहां आज सिक्योरिटी के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और पहले से इतलात मिल रही है कि बीजेपी की तरफ से पूरी तैयारियां की गई हैं कि करीब 2 लाख जो लोग हैं, जो कार्यकर्ता हैं, पार्टी कारकुनान हैं, वो आज इसमें जुड़ सकते हैं और वजीर आजम की जानिब से उनको आने वाले इंतखाबात के हवाले से क्या कुछ मंथन किया जाएगा, तबादला ख्याल होगा, किस तरीके से तैयारी करनी है जम्मू खित्ते के अंदर लोकसभा नशिस्तों को जीतने के लिए, पार्टी को जीत से हमकिनार कराने के लिए तमाम तर फॉर्मूलाज जो है उन पर आज पब्लिक रैली के दौरान बात होगी। बिल्कुल, तो संबोधन पे सबकी नजरें हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू पहुंचेंगे, क्या कुछ संबोधन करेंगे। विनोद कुमार हमारे सीनियर साथी लगातार इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया विनोद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। विनोद, अगर बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जम्मू रैली की, इस बार कोई परियोजना का उद्घाटन नहीं होगा, बल्कि लोकसभा चुनाव के लिए जो चुनावी रैली है उसकी तैयारी की गई है, उसमें वो अपना संबोधन देंगे। तो सबकी नजरें इसी बात को लेकर गड़ी है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर कश्मीरियों के लिए बात करेंगे, क्योंकि जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना संबोधन करते हैं तो कश्मीर के लोगों को गले लगाने की बात वो जरूर करते हैं। हाँ बिल्कुल हर्ष, आपने ठीक कहा कि लोकसभा चुनाव 2019 का आगाज आज से होना है, मेरठ से शुरू करेंगे और लास्ट टाइम हमें याद है कि 2014 में जब प्रचार का आगाज किया था तो उन्होंने मौलाना आजाद स्टेडियम में रैली की। जी विनोद, क्या आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? The person you are speaking. तो अब ये कुछ तकनीकी दिक्कतों के कारण विनोद जी का संपर्क हमारे साथ नहीं हो पाया। दोबारा हम उनसे राब्ता करने की कोशिश करेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी जम्मू कश्मीर पहुंचते हैं तो आपने भी पिछले दिनों देखा होगा, वो जम्मू कश्मीर पहुंचे, कई परियोजनाओं का उद्घाटन किया, लेकिन इस बार किसी परियोजना का उद्घाटन नहीं। इस बार लोकसभा चुनावों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू पहुंच रहे हैं। सबकी नजरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हैं कि क्या कुछ अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहेंगे। आपने देखा कि अभी राम माधव पहुंचे हुए थे कश्मीर। राम माधव, कल ही राम माधव की प्रेस कॉन्फ्रेंस आई। राम माधव ने यह दावा किया कि जम्मू कश्मीर की पूरी 6 लोकसभा सीटों पर अपनी उम्मीदवारी जो दर्ज की है बीजेपी ने, वो जीत दर्ज कराएगी। विनोद कुमार हमारे साथ दोबारा एक बार जुड़ चुके हैं। विनोद, हम बात कर रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली को लेकर। जिस तरीके से आपने बताया कि 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर पहुंचे, वहां पर उन्होंने आम जनसभा को संबोधित किया और आम लोगों से सीधा सीधा जुड़ने की कोशिश करी, तो क्या इस बार भी ऐसा ही?
हाँ हर्ष, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि 2014 में जब चुनाव प्रचार शुरू हुआ था जी, और उस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगाज जो है मौलाना आजाद स्टेडियम से किया जी, लेकिन उसमें उन्होंने जो वादे किए थे, जो क्वेश्चन सवाल उठाए थे, उनमें एक बड़ा सवाल ये था कि क्या आर्टिकल 370 का रेलेवेंस है या नहीं, इस पर चर्चा करने की जरूरत है। बड़े जोरदार तरीके से उन्होंने कहा था कि इस पर चर्चा होनी चाहिए। फिर उन्होंने वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजियों की बात की थी, और जो जम्मू कश्मीर के मुद्दे हैं उनको लेने के बाद आज एक नया अध्याय शुरू होगा। 2019 के लोकसभा चुनाव है जी, और अखनूर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली होने वाली है। एक्सपेक्ट कर रहे हैं जम्मू के लोग जी, कुछ ऐसी वादे जो पहले किए थे, उनकी कमिटमेंट जो पहले की थी वो पूरी होती है नहीं, नया कौन सा कमिटमेंट करके जाते हैं प्रधानमंत्री, इसको लेकर के लोगों को उम्मीद है। बिल्कुल विनोद, अगर बात करें उस 80,000 करोड़ पैकेज की जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के लोगों को लिए दिया है, क्या उसका जिक्र भी हो सकता है? क्योंकि केंद्र की तरफ से पैसा तो दिया गया, लगभग कई करोड़ रुपए दिए भी जा चुके हैं, आंकड़े भी हम अपने दर्शकों को दिखाए, लेकिन वो राज्य सरकार पैसा खर्च नहीं कर पाई। तो क्या इस संबोधन में इसका भी जिक्र होगा? डेफिनेटली, जब आप किसी एक स्टेट को 80,000 करोड़ रुपए का पैकेज देते हो, एक मुफ्त पैकेज देते हो, जो बड़ा ही प्रेस्टिजियस पैकेज होता है और उस पर काम भी हो रहा है, तो डेफिनेटली आप अपनी अचीवमेंट में उसको जरूर गिनाएंगे। और मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वो सारी उपलब्धियां जो जम्मू कश्मीर में केंद्र सरकार की तरफ से की गई हैं, चाहे वो जो रोड बन रही है, चाहे वो ब्रिज बन रहा है इंद्रीपत्तन में, उस सब चीजों को जो खुलासा करेंगे जो केंद्र सरकार की तरफ से रियासत जम्मू कश्मीर में बनाई गई। विनोद, एक आखिरी सवाल है, लगातार हम अपने दर्शकों को देश का मूड बता रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में आखिर देश का मूड क्या है। गुलिस्तान न्यूज भी लगातार ग्राउंड की हकीकत दिखा रहा है कि जमीनी हकीकत क्या है। बीजेपी की अगर बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज लोगों से आम जनसभा को संबोधित करेंगे, सीधा संवाद करेंगे। राम माधव की बात करें तो वो दावा कर रहे हैं कि 6 की 6 सीट बीजेपी जम्मू कश्मीर में ले जाएगी। तो हवा आखिर किस तरफ है, क्योंकि आपकी नजरें भी पूरी इस खबर पे बनी हुई हैं? देखिए, मैं जम्मू कश्मीर की बात करता हूँ, देश की बात करूंगा तो बड़ा हो जाएगा, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जम्मू कश्मीर में एटलीस्ट 2 सीटें जो हैं, उधमपुर वाली, उधमपुर डोडा और जम्मू पुंछ वाली, ये भारतीय जनता पार्टी इसको क्लेम कर रही है। ये कहना कि 6 की 6 सीटें ले जाएंगे, ये बिल्कुल ही गलत है। अलबत्ता अगर देश भर की बात की जाए तो देश भर मुझे लगता नहीं है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुकाबले का कोई लीडर है या कोई ऐसा विकल्प आम जनता को नजर आ रहा हो कि इसके बजाय उसको वोट डाला जा सके। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं रियासत जम्मू कश्मीर में 2 सीटें हैं और बाकी देश में एक हवा कम से कम अंडर करंट जरूर मोदी के फेवर में है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया विनोद पूरी जानकारी के लिए। लगातार हम आपसे जुड़ते रहेंगे पूरे अपडेट के लिए। तो खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू पहुंच रहे हैं, अखनूर पहुंचेंगे, पूरी तैयारी कर ली गई है। आम जनसभा को वो संबोधित करेंगे, सीधा सीधा लोगों से संवाद करेंगे, क्योंकि लोकसभा चुनाव का बिगुल फूका जा चुका है और बीजेपी कोई भी कवायद ऐसी नहीं छोड़ना चाहती कि जम्मू कश्मीर में जो 6 लोकसभा सीटें हैं उस पे वो जीत दर्ज करना चाहती है, जिसको लेकर पूरी तरह से बीजेपी की रणनीति बन चुकी है। बिल्कुल, वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज जम्मू कश्मीर का दौरा कर रहे हैं और जम्मू के अखनूर, जम्मू से सटे अखनूर में आज रैली होनी है। इलेक्शन का बिगुल पहले ही बज चुका है, जबकि भाजपा की तरफ से इन चुनावों की अगर बात करें तो सबसे बड़ा आगाज जो है, सबसे बड़ी रैली जो है आज होनी है। और माना यह जा रहा है कि 2 लाख के करीब जो कार्यकर्ता है, जो कारकुनान है, जो तैयारियां बीजेपी की तरफ से की गई हैं, दावा किया गया है कि 2 लाख के करीब जो है कार्यकर्ता जुट सकते हैं। और डूमी गांव भलवाल तहसील में जहां आज ये इंतखाबी रैली होगी, वजीर आजम आज दोपहर यहां पहुंचेंगे और पहले उनने मेरठ में एक रैली करनी है और उसके बाद वो जम्मू पहुंचेंगे, जहां इंतखाबी रैली से अवाम से वो इस दौरान जो है खिताब भी करेंगे। और ऐसे में तमाम तैयारियां जो है वो वहां मुकम्मल कर ली गई हैं। सिक्योरिटी के इंतजामात पूरे, जो अभी तक की इतलात हमें मौसूल हो रही हैं, उसके मुताबिक सिक्योरिटी सिचुएशन वो भी पूरी तरीके से सिक्योरिटी टाइट है। और साथ ही साथ
रैली में तमाम तरह आने वाले जो लोग हैं उनके बैठने के माकूल इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए। तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आसिफ, आपने भी कल देखा कि वैज्ञानिकों ने क्या कारनामा किया। वैज्ञानिकों ने जो कारनामा किया उसका पूरी दुनिया ने उसकी सराहना की। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सामने आए और एंटी सैटेलाइट, जो दूसरे सैटेलाइट को उसने अंतरिक्ष में मार गिराया, उसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैज्ञानिकों को शुभकामनाएं दी। लेकिन अपडेट इस पे यह है कि अब पाकिस्तान का रिएक्शन आया। पाकिस्तान ने यह कहा कि ये जो सैटेलाइट का परीक्षण किया गया है ये गलत है। साथ ही साथ चीन का भी रिएक्शन सामने। बिल्कुल, अगर कल की बात करें तो साइंसदानों के लिए या मुल्क की तारीख के लिए बड़ा दिन, एक अहम दिन। वजीर आजम ने भी इस पे बाद में खिताब किया। उन्होंने भी एक अपने पैगाम में साइंसदानों की तारीफ की। और पहले मैं आपको बता दूं कि साइंसदानों ने खला में यानी स्पेस में एक लाइव सैटेलाइट को मार गिराया। और ये सैटेलाइट LEO यानी लो अर्थ ऑर्बिट जुमरे का था। और खला में लाइव सैटेलाइट को मारकर भारत स्पेस में चौथी सबसे बड़ी महाशक्ति बन गया है। और अगर भारत इससे पहले की बात करें तो इससे पहले सिर्फ अमेरिका, रूस और चीन वो ममालिक हैं जो इस तरह का काम कर चुके हैं। और भारत का ये जो मिशन शक्ति है बेहद कामयाब रहा। माना जा रहा था कि काफी ऑपरेशन मुश्किल होगा साइंसदानों के लिए, ताहम इसको आखिर अपने अंजाम तक पहुंचाया गया। बेहद कामयाब ऑपरेशन। और साइंसदानों ने सिर्फ 3 मिनट में लाइव सैटेलाइट को मार गिराया। ये सैटेलाइट 300 किलोमीटर की दूरी पर गिराया गया है। इधर कल उसके बाद वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने एक मैसेज भी दिया, एक पैगाम में, जब वो सोशल मीडिया पे लाइव, टेलीविजन और रेडियो पे लाइव आए। और अपने मैसेज में उन्होंने कहा कि ये मिशन शक्ति जो है मुस्तकबिल में मुल्क की सिक्योरिटी, इक्तिसादी और साथ ही साथ जो टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट है उसमें काफी मददगार साबित होगा। वजीर आजम ने इस मिशन के लिए साइंसदानों को मुबारकबाद पेश की, क्योंकि बहुत मुश्किल ऑपरेशन था। लेकिन साइंसदानों की एक बड़ा कारनामा जो जिसको आसानी से उन्होंने अंजाम दिया। इस ऑपरेशन को मुश्किल होने के बावजूद भी उन्होंने इसको मुकम्मल किया। और इसका मकसद सिर्फ जो इस मिशन का वजीर आजम की तरफ से या साइंसदानों की तरफ से जो बताया गया वो ये कि मुल्क को खला में यानी स्पेस में और मजबूती मिले, ताकि मुल्क तकनीकी तौर पर मजबूत किया जा सके। और दूसरी तरफ अगर पाकिस्तान की बात करें तो उसका भी रिएक्शन सामने आया। और पाकिस्तान की जानिब से कहा गया कि इस तरह की जो कदम हैं वो नहीं होने चाहिए। यानी पाकिस्तान के वजारत खारजा की तरफ से जो बयान जारी किया गया है उसमें ये कहा गया है कि फौजी कारी जो है वो खला में नहीं होनी चाहिए। चीन का भी रिएक्शन है, पाकिस्तान का भी है। भारत के लिए एक बड़ा दिन कल की तारीख का माना गया। और बाद में वजीर आजम ने भी साइंसदानों के साथ साथ अवाम को मुबारकबाद दी कि इस मिशन को काफी वक्त जरूर लगा, लेकिन आखिर अपनी कामयाबी के साथ ये अंजाम तक पहुंचा। खबर जो रियासत जम्मू व कश्मीर से जुड़ी हुई है, और इसलिए कि क्योंकि 14 फरवरी का वो दिन जिस तरीके से लतपुरा पुलवामा में वाक़ा पेश आया, 40 जवानों की जान गई इस हमले में। और उसके बाद से दोनों ममालिक के दरमियान जो कशीदगी, जो तलखियां थी वो मजीद बढ़ती गई। और उसको कम करने के लिए जो बाहर की जो ताकतें हैं उन्होंने भी अपनी पूरी कोशिश की, पूरी ताकत झोंकी। अमेरिका और दूसरे कई ममालिक आगे आए। उन्होंने कोशिश की कि दोनों ममालिक के दरमियान जो है किसी न किसी तरीके से ये जो जंगी माहौल है, दोनों तरफ से जो कोशिशें की गई एक दूसरे को के खिलाफ, जिस तरीके से बयानबाजी हुई, चाहे वो सियासी हो या दूसरे कई ऐसे बयानात हो जिससे दोनों ममालिक के ताल्लुकात पर सीधा असर पड़ा हो। इस पुलवामा हमले के बाद भारत की तरफ से कड़ा रुख देखने को मिला था। और पाकिस्तान को यह कहा गया था कि वो अपनी सरजमीन पर जो दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में मुलव्वस तंजीमें हैं उनके खिलाफ सख्ती से अमल करे और उनके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई होनी चाहिए। उसके बाद ही पाकिस्तान के साथ अगली बातचीत हो सकती है। इस तरह की बातें कही गई थी। ताहम पाकिस्तान ने इस हमले के फौरन बाद यह भी कहा था कि उनका इस हमले से कोई लेना देना नहीं है। जैश ए मोहम्मद जो है उसने ये हमला नहीं किया है। और अगर भारत की तरफ से इस हमले को लेकर ये सबूत पेश किए जाते हैं कि जैश ए मोहम्मद से सीधा तौर पे ताल्लुक इस हमले से जो 14 फरवरी को लतपुरा में हुआ, तो वो इस पे कार्रवाई करेगा, वो अगला एक्शन लेगा। और उसके बाद भारत की तरफ से एक डोजियर भी दिया गया पाकिस्तान को। कुछ सबूत के तौर पर कुछ जो है वो सबूत पेश किए गए इस हमले को लेकर। और अब जो है पाकिस्तान की तरफ से बयान सामने आया है और पाकिस्तान की तरफ से इन हमलों को, इस हमले को लेकर जो सबूत भारत की तरफ से दिए गए थे उस पर पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल सामने आया है। और 14 फरवरी को जो हमला हुआ उसे लेकर पाकिस्तान की तरफ से मजीद जो है एक जो पाकिस्तान की तरफ से जांच रिपोर्ट है वो भारतीय हाई कमिश्नर को अजय बसारिया साहब को थमा दी गई है। बिल्कुल। जबकि पाकिस्तान की तरफ से इसमें और भी सबूत
अभी भी मांगे गए। पाकिस्तान को एक सबूत सौंपा गया है। सोहेल काज़मी साहब इस पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सोहेल हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगर बात करें पाकिस्तान की, पाकिस्तान ने लगातार ये कहा कि भारत हमें सबूत दे, हम कार्रवाई करेंगे। हालांकि ऐसा कभी होता नहीं है। मुंबई हमलों की बात की जाए तो भारत ने सबूत दिए लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन इंडिया को लिया जी, और उसका नतीजा ये रहा कि टेररिज्म की ये जो खेती है ये बढ़ती गई। तो वो अब जब ये प्राइम मिनिस्टर आए वहां पे, मैं समझता हूं कि सीरियसली परस्यू करना चाहते हैं पाकिस्तान को जमहूरियत की तरफ या टेरर के खिलाफ ये सख्त कदम उठाना चाहते हैं। तो अब कुछ चीजें जो हैं वो क्लैरिटी आ रही है कि शायद पाकिस्तान समझता है कि इंडिया के साथ ज्वाइंट मैकेनिज्म पे इसकी तरफ पेशरफ्त की जाए। बिल्कुल। सोहेल, अगर बात कर ली जाए, दो सवाल इसमें खड़े होते हैं। एक पाकिस्तानी सेना और एक पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान। अगर इमरान खान की बात कर ली जाए तो इमरान खान अभी नए वाले प्रधानमंत्री हैं। पिछले प्रधानमंत्रियों की अगर बात कर ली जाए तो उनका रुख थोड़ा अलग रखता है, इनका रुख थोड़ा अलग रखता है। अगर पाकिस्तानी सेना की बात की जाए तो पाकिस्तानी सेना किस तरह की है वो सब जानते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री पाकिस्तान के उनकी कठपुतली होते हैं और उनके मुताबिक ही काम किया जाता है। तो क्या प्रधानमंत्री इमरान खान का बदलाव जो है वो देखने को मिलेगा भारत की तरफ? देखिए, पहली बार ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान का कोई प्रधानमंत्री ओथ लेने के बाद आर्मी हेडक्वार्टर्स में जाके उनके नॉर्दर्न कमांड की वहां मीटिंग को एड्रेस करता है। ये पहली बार हुआ है 70 ईयर्स में पाकिस्तान की हिस्ट्री में। दूसरा ये भी देखा गया है कि कुछ बॉडी लैंग्वेज जो है, क्योंकि पाकिस्तान अब अलग थलग होकर रह गया पूरे वर्ल्ड में। जहां तक टेररिज्म की बात है, यूएस ने एड बंद कर दी, कुछ ममालिक ने ट्रेड बंद कर दिया, कुछ ममालिक ने वीजा देना बंद कर दिया, तो अलग थलग होकर बैठ गया। और उसके बीच में इमरान खान वहां प्रधानमंत्री बन जाते हैं। तो बड़ी चीजें वो अब अंदर अपनी इंटरनल जो प्रॉब्लम्स हैं उनको जूझ रहे हैं और उसको ठीक करने को, और इकोनॉमिकल क्राइसिस भी है पाकिस्तान में। इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए, और वैसे भी इमरान खान कोई ऐसी एलिगेशन उस पर करप्शन की नहीं है, तो वो चाहते हैं कि ज्वाइंट मैकेनिज्म विद इन जो पाकिस्तान है उस पर बात की जाए। तो वो चीजें को मद्देनजर रखते हुए मैं समझता हूँ कि शायद थोड़ी चेंज है वहां के इस बार के डिस्पेंसेशन में, एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्पेंसेशन में। वो इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान अलग थलग होके रह गया हुआ है। सोहेल साहब, जिस तरीके से अभी पुलवामा डोजियर की बात करें, हमले के बाद जो डोजियर सौंपा गया और उस पर मजीद जो है सबूत मांगे गए हैं, तो क्या ये माना जाए कि मजीद पेशरफ्त हो रही है दोनों ममालिक की तरफ से? क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से जो बयान सामने आया है, दोबारा ये बात कही गई है वजारत खारजा की तरफ से कि वो पूरा ताउन फराहम करेगा और संजीदगी के साथ वो इस मामले में कार्रवाई कर रहा है। मैं समझता हूँ, देखिए, अगर कोई भी ऐसी चीज आती है जिससे कि दोनों मुल्कों के दरमियान टेरर के खिलाफ कोई बात हो सकती है या अमन अमान बहाल हो सकता है, तो क्योंकि बेटर रिजल्ट आ सकते हैं। अब आखिरी सवाल एक कि यहाँ सरकार की तरफ से, मरकजी हुकूमत की तरफ से क्या इकदामात उठाए जाएंगे? क्योंकि पहले ही सबूत के तौर पर कड़ा रुख अपनाया था यहाँ की हुकूमत ने, तो उसके बाद जब दिया गया, अब मजीद जो सबूत है वो मांगे गए हैं, तो यहाँ से हुकूमत की पेशरफ्त क्या होगी इसमें? मुझे लगता है अभी तो क्योंकि हम इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं, पूरे भारत में इलेक्शन है और सारा जो इसका मूड है वो पूरा इलेक्शन की तरफ फोकस है। प्रधानमंत्री आज भी आ रहे हैं, एड्स को भी जम्मू कश्मीर में आ रहे हैं, तो इस वक्त जो फोकस मेन है वो इलेक्शंस पे है। इसकी तरफ पता नहीं कितना सीरियसली वो परस्यू करते हैं, लेकिन ये है कि मुझे लगता है अगर ये परस्यू करे और इतनी स्ट्रांग सरकार भारत की जिसकी क़यादत नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, अगर उनके वक्त में कोई हल कश्मीर का निकल आए या टेररिज्म के खिलाफ कोई ऐसे ठोस कदम उठाए जाए, तो मैं समझता हूँ लोगों की एस्पायरेशंस पे ये गवर्नमेंट और खासकर एनडीए जो सरकार है वो खरी उतरेगी। जो लोगों ने सोच के अटल जी को रंग के सामने, खासकर मुस्लिम समुदाय ने पूरे इंडिया में वन गो में वोट किया था, मैं समझता हूँ इससे बड़ी अचीवमेंट इनकी कोई नहीं होगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सोहेल काज़मी साहब। हमारे पास बताया जा रहा है कि आज सुबह सवेरे जो गोलीबारी का तबादला हुआ फोर्सेज और मिलिटेंटों के दरमियान, और उसके बाद यहां झड़प शुरू हो गई। वक्फे से गोलीबारी का सिलसिला जारी रहा। ताहम इस वक्त जो इतलात मौसूल हो रही हैं उसके मुताबिक 3 मिलिटेंटों को मार गिराया जा चुका है और फोर्सेज का ऑपरेशन जो है वो अब भी जारी है। दूसरी तरफ अगर शुमाली कश्मीर की बात करें तो हंदवाड़ा से भी, यारनो लंगेट हंदवाड़ा से भी खबर आ रही है कि वहां पर भी इस वक्त एनकाउंटर शुरू हुआ है और यहां पर
2 से 3 मिलिटेंटों की जो मौजूदगी की इतलात मिली थी और उसके बाद ऑपरेशन शुरू किया गया। हमारे नुमाइंदे भी ग्राउंड जीरो से जुड़ेंगे, क्या कुछ मजीद तफसीलात हैं हम वो जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले शोपियां का हम आपको बता दें कि अब तक 3 मिलिटेंटों के मारे जाने की इतलात मौसूल हो रही हैं। फोर्सेस का सर्च ऑपरेशन जारी है। जंगल वाला एक पूरा इलाका है और इन जंगलात में यहां जब सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ तो जो ये किलर का इलाका है, यहां पर बताया जा रहा है कि एक हाइड आउट इस जंगल में कहीं मौजूद है, जहां से फोर्सेस पर फायरिंग हुई और उसके बाद इस ऑपरेशन को मजीद जो है कॉर्डन को वसी किया गया और उसके बाद चारों तरफ से घेरा गया इस इलाके को। और सर्च ऑपरेशन के दौरान बाद में ये झड़प में जो तब्दील हुई और उसमें 2 से 3 से 4 मिलिटेंट जो बताया जा रहा है यहां मौजूद थे, जिनमें से 3 मारे जा चुके हैं और इतलात के मुताबिक 2 मिलिटेंटों की डेड बॉडीज जो है वो लाशें रिकवर की जा चुकी हैं। इस वक्त की बड़ी खबर से मैं आपको रूबरू करवा रहे हैं कि शोपियां में लगातार एनकाउंटर चल रहा है। 2 से 3 आतंकवादी के मारे जाने की भी खबर है। दूसरी तरफ हंदवाड़ा की खबर भी जिस तरीके से आसिफ बता रहे हैं कि अभी एनकाउंटर लगातार जारी है। तो कश्मीर में लगातार सेना के साथ अभी मुठभेड़ चल रही है। इस वक्त की बड़ी खबर से हम आपको रूबरू करवा रहे हैं। शोपियां की अगर बात करें तो शोपियां में एनकाउंटर अभी भी जारी है। 3 आतंकवादियों के मारे जाने की जहां खबर मिल रही है, वहीं पर अगर हंदवाड़ा की बात करी जाए तो हंदवाड़ा में सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। 2 से 3 आतंकवादी छिपे होने की आशंका जताई जाती है, जिसके बाद सर्च ऑपरेशन चलाया गया है। सर्च ऑपरेशन अभी भी चलाया जा रहा है। हंदवाड़ा की बात कर ली जाए, शोपियां की बात कर ली जाए, इस वक्त की बड़ी खबर से मैं आपको रूबरू करवा रहे हैं। शोपियां हंदवाड़ा 2 जगह मुठभेड़ चल रही है। शोपियां में 3 आतंकवादियों के मारे जाने की खबर है। वहीं पे अगर बात करें हंदवाड़ा की तो हंदवाड़ा में अभी सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। इस पर आशिक हुसैन कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। तो आशिक बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, वो जुड़ गए हमारे साथ। आशिक, अगर इस एनकाउंटर की बात करें, आज सुबह सुबह का वक्त है, शोपियां में भी एनकाउंटर चल रहा है और हंदवाड़ा में भी एनकाउंटर लगातार जारी है। शोपियां से इस वक्त की बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि 3 आतंकवादियों का काम तमाम सेना कर चुकी है। हंदवाड़ा की अगर बात करें तो हंदवाड़ा में अभी 3 से 4 आतंकियों के छिपे होने की आशंका बताई जाती है। इस खबर पर पूरी अपडेट। देखिए, अगर शोपियां की बात करें, ये पहाड़ी जिला है और यहाँ यारवन और जंगलात हैं और इसी यारवन में आज सुबह फोर्सेस ने पूरे जंगल को जो है घेरे में लिया और जहां को मुसद्दिका इत्तला मिली थी कि इस जगह पे मिलिटेंट्स की जो है कमीगाह है, जो छुपने की जगह या जिसको हम हाइड आउट कहते हैं, वो यहाँ पे मौजूद है। उसके बाद जब इसके नजदीक फोर्स पहुंची तो मिलिटेंट्स और फोर्सेस के बीच घमासान की जो लड़ाई कुछ देर तक जारी रही और दो लड़ाई में अभी तक जो है जब गोलियों का सिलसिला थम गया, उसके बाद जो है 3 मिलिटेंट्स के अभी तक मारे जाने की खबर सामने आ चुकी है। लेकिन इसके बावजूद भी इस इलाके को पूरी तरह से घेरे में लिया गया है और पहले इस तरह की जो इत्तला फोर्सेस को मिली थी कि यहाँ 2 से 4 मिलिटेंट्स या उससे ज्यादा तादाद भी हो सकते हैं, जिसकी वजह से अभी भी जो है ये ऑपरेशन बराबर जारी है और फोर्स की बड़ी तादाद इस इलाके को घेरे में। आशिक, क्या अभी और आतंकियों के छिपे होने की आशंका जताई जाती है? जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि 3 का खात्मा कर चुकी है सेना, सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है, तो क्या इस इलाके में अभी कुछ आतंकी के छिपे होने की आशंका है? क्या कुछ खबर इस पर? देखिए, ये जो शोपियान है ये काफी हसास इलाका है और ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जिसको पहाड़ी जिला कहा जाता है और पहाड़ियों का सिलसिला यहाँ पे है और अक्सर बेशतर यहाँ 90 की दहाई से आज तक इस जिले में इस तरह की एक्टिविटीज रही है जो मिलिटेंट्स यहाँ पे रहे हैं। उसकी वजह से जो यारवन में आज जो हाइड आउट की बात सामने आई और उसके बाद जो झड़प हुई है, तो पहले से ही ये खबर थी कि 3 से ज्यादा यहाँ पे मिलिटेंट्स हो सकते हैं। यही वजह है कि ऑपरेशन बराबर जारी है और अभी फोर्सेस ने इस ऑपरेशन को क्लोज नहीं किया है। हालांकि जो काफी मुश्किल सूरत हाल में इस ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है, क्योंकि ये पहाड़ी जंगलात हैं और यहाँ पे जंगलात पे इस तरह के ऑपरेशन को ऐसा तरीके से या अच्छे तरीके से अंजाम देना काफी मुश्किलात का काम है और यही वजह है कि फोर्सेस की बड़ी तादाद जो है यहाँ पे पहुंचाई गई है और कोशिश यह है कि फोर्सेस का नुकसान कम से कम हो और ये सिलसिला बराबर जारी है और अभी तक जो है 3 मिलिटेंट्स के मारे जाने की जो है वो खबर सामने आ चुकी है, लेकिन ऑपरेशन जो है वो बराबर जारी है। आशिक, खबर ये आ रही है कि 2 मिलिटेंटों की लाशें जो है बरामद कर ली गई हैं, तो क्या सिक्योरिटी फोर्सेज या
सिविलियन को कोई नुकसान क्यों? इस इलाके में क्या कोई आबादी वाले इलाका भी है ये? इसके आसपास लोग भी रहते हैं जहां पे ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है? देखिए, जो यारवन की जब हम बात करते हैं तो यारवन, जिस तरह मैंने कहा है कि ये जंगल है और इस जंगल में ही इस तरह का जो ऑपरेशन आज शुरू किया गया है। और इस तरह आप ये कह रहे हैं कि बस्तियां या रिहायशी इलाके तो नहीं है, रिहायशी इलाके से दूर ही रहते हैं और क्योंकि जंगल है और जंगल में इस तरह के आम लोगों के चलने फिरने की और सुबह जो है वो मूवमेंट नहीं होती है। इसकी वजह से आम लोगों के नुकसान को कम से कम रखा जा सकता है। लेकिन अब दिन जब आगे बढ़ रहा है तो जो आसपास के इलाके हैं, जो रिहायशी इलाके हैं, वहां से नौजवानों की जो है वो तादाद बढ़ जाती है और जो फोर्सेस पहली लाइन जो होती है उस पर फोर्सेस पर जो है नौजवान पथराव करते हैं। उस चीज को टैकल करने के लिए अब पुलिस पहुंच चुकी है और जाहिर सी बात है पुलिस भी ये नहीं चाहती है कि आम नौजवानों के साथ इस तरह डरते हों जिससे फिर दोनों तरफ से कोई नुकसान हो। और उस चीज को रोकने के लिए ऑपरेशन को अच्छे तरीके से अंजाम देने की कोशिशें जो है वो बराबर जारी है। हालांकि इस एनकाउंटर के बाद पूरे शोपियान में तनाव की सूरत हाल अब पैदा हो गई है। आशिक, मजीद कितना वक्त लग सकता है एनकाउंटर में? और क्या जो अभी तक 2 लाशें बरामद हुई है पहचान हो पाई है, या मकामी थे या सरहद पार से आए हुए मिलिटेंट जिनकी अब तक हलाकत हुई है? देखिए, अभी तक पहचान ये नहीं सामने आई है कि कौन है, कहां से है या किस तंजीम से है। लेकिन इतना ये है कि जो आप कह रहे हैं कि सूरत हाल जो है वो पुरतनाव है, उस चीज को टैकल किया जा रहा है। लेकिन अब जिस तरह आपने कह रहा है कि क्लोज कब होगा, ये ऑपरेशन तभी क्लोज होगा जब पूरी तरह फोर्सेस को यहाँ से ये इत्मीनान होगा कि अब यहाँ पे कोई नहीं है। क्योंकि बड़ा इलाका है, जंगल का एरिया है, घना जंगल है, तो इस चीज को देखते हुए फोर्सेस ये देखना चाहती है कि कहीं और कोई मिलिटेंट तो नहीं है, या इस तरीके से अब इस ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है ताकि जो ऑपरेशन है वो मुकम्मल कामयाबी के साथ इख्तिताम पजीर हो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आशिक पूरी जानकारी के। लगातार इस खबर पर हम अपडेट आपसे लेते रहेंगे। शोपियां से आशिक हुसैन हमारे साथ बने हुए तो वो बता रहे थे कि अभी सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। 2 के शव बरामद कर लिए गए हैं, 3 आतंकवादियों को मारा जा चुका है और अभी लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है। आसिफ, ये बड़ी खबर हम दर्शकों को हमने बताई। अब जरा बात करते हैं लोकसभा चुनाव को लेकर, क्योंकि इससे पहले भी हम लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा कर रहे थे। अगर बात करें नेशनल कॉन्फ्रेंस की, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस लगातार पीएम मोदी पर हमलावर है। फारूक अब्दुल्ला हमलावर है। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि 2014 में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वादे किए थे, दावे किए थे, वो वादे आखिर आज कहां पर हैं? 2019 आ चुका है, लोकसभा चुनाव का बिगुल फूका जा चुका है, लेकिन जब भी चुनावी मौसम आता है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वादे दावे करते हैं लेकिन वो हकीकत में नहीं बदलते। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारूक अब्दुल्ला का कहना है, जो कल उन्होंने ये तमाम बातें कही हैं। बिल्कुल, वस्ती कश्मीर की जिला बडगाम में कल एक चुनावी रैली से उन्होंने खिताब के दौरान मरकजी हुकूमत पर एक बार फिर तनकीद की और वजीर आजम नरेंद्र मोदी को सीधे तौर पर तनकीद का निशाना बनाया। और इस अवामी रैली के दौरान उन्होंने कहा कि जो 2014 में इंतखाबात के वक्त जो वायदे किए गए थे हुकूमत की तरफ से, चाहे वो उनमें 15 लाख रुपए हों, तमाम लोगों के अकाउंट्स में आने की बात हो या दीगर तमाम चीजें, और साथ ही साथ पड़ोसी मुल्क को लेकर जो बातचीत का मसला हो, उसे लेकर कई मामलात को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश की। और फारूक अब्दुल्ला की तरफ से जो खास तौर से एक बड़ी चीज उन्होंने कही जो सामने आई कि नाकामियों को छुपाने के लिए जो है इस वक्त मरकजी हुकूमत ने जंगी जुनून बर्पा कर दिया ताकि मजीद वोटरों को जो है वो लुभाया जा सके इस वक्त के इंतखाबात में। और भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से 5 साल जो मौजूदा सूरत हाल है, चाहे वो वादी कश्मीर की हो या फिर जम्मू खित्ते में हो, उन्होंने कहा कि जो इस वक्त की सूरत हाल है उसके लिए यहां जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस तरह के काम किए गए जिससे अब अवाम भी नाराज है और मौजूदा सूरत हाल सिर्फ और सिर्फ सरकार की गलत पॉलिसियों की वजह से है। बिल्कुल आसिफ, आपने भी देखा कि पिछले दिनों जब फारूक अब्दुल्ला और गुलाम नबी आजाद एक मंच पे थे, साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तब भी उन्होंने ये बातें बोली कि बीजेपी ने विकास के दावे किए, पीडीपी के साथ आई जम्मू कश्मीर में, लेकिन हो नहीं सके। उन्होंने ये भी कहा कि जो हम गठबंधन बना रहे हैं वो ऐसी ताकतों को आने से रोकना है जो जम्मू कश्मीर के विकास में रोड़ा अटकाती हैं। इससे पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस की भी सरकार रही, जम्मू कश्मीर में
गुलाम नबी आजाद साहब भी मुख्यमंत्री रहे, लेकिन क्या कुछ सूरत हाल रहा वो तो जनता के सामने ही है, क्योंकि जनता तो जनार्दन होती है और जनता ही ये फैसला लेगी कि आखिर जम्मू कश्मीर में ये जो 6 लोकसभा सीटें हैं उस पर किसको बिठाना है। लेकिन फारूक अब्दुल्ला साहब लगातार पीएम मोदी पर हमलावर हैं और पीएम मोदी के लिए वो कहते हैं कि जो वायदे और दावे 2014 में किए गए थे आज तक वो तो पूरे हो नहीं पाए, लेकिन 2019 में अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर वायदे कर रहे हैं। हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारूक अब्दुल्ला ने यह भी कहा कि जम्मू कश्मीर में बीजेपी का अब सुपड़ा साफ होगा, ये फारूक अब्दुल्ला का कहना है। डॉक्टर ताहिर चौधरी कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, बीजेपी के नेता हैं, वो हमारे से पूरी बातचीत होगी। तो हम आपको खबर बता रहे हैं कि बीजेपी को लेकर फारूक अब्दुल्ला लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमलावर हैं। चुनावी जनसभाएं हो रही हैं क्योंकि लोकसभा चुनाव का बिगुल फूका जा चुका है। आपने कल भी देखा, पहले भी खबर लगातार हमने आपको दिखाई, पीडीपी जहां पर चुनावी जनसभाएं कर रही हैं। बिजली पानी जैसे मुद्दे कहीं भी नजर नहीं आ रहे। जम्मू कश्मीर में किसी भी राजनीतिक पार्टी या कोई भी बिजली पानी सड़क जैसे मुद्दों पर बातचीत नहीं कर रही, सिर्फ और सिर्फ बातचीत की जा रही है तो एक दूसरे पर हमलावर किए जा रहे हैं। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। पीडीपी एक तरफ पाकिस्तान का प्रेम जारी है उनका। अकबर लोन का आपने बयान सुना, अकबर लोन किस तरीके से पाकिस्तान पर अपना प्रेम उमाड़ा रहे थे। अगर फारूक अब्दुल्ला की बात करें, नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस सिर्फ बीजेपी पर अब हमला बोल रही है, बीजेपी की तरफ से भी लगातार पलटवार किए जा रहे हैं। तो इंतखाबात से ठीक पहले सियासी सरगर्मियां तेज, एक दूसरे पर सबकत हासिल करने की कोशिशें जारी, और ऐसे में कल बडगाम में इलेक्शन कैंपेन के दौरान अवाम को खिताब करते हुए रैली के दौरान डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, उनका बयान सामने आया है कि मौजूदा हुकूमत जो नाकामियां पिछले 4 साल की हैं उनको छुपाने के लिए जंगी जुनून बर्पा कर रही है। और उन्होंने दोनों ममालिक को लेकर कहा कि ये कहकर जो है दूसरे मुल्क को जो जंगी जुनून बर्पा किया जा रहा है कि हम उस पर हमला कर देंगे या हमारे पास जो है न्यूक्लियर बॉम्ब है, तो ये सोचना जरूरी है कि दूसरे मुल्क के पास भी न्यूक्लियर बॉम्ब है, वो भी न्यूक्लियाई ताकत है, और ऐसे में एक दूसरे पर हमला करके इस तरह का कोई काम न किया जाए जिससे अवाम को नुकसान। बिल्कुल, डॉक्टर ताहिर चौधरी इस पे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ज्यादा जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया ताहिर साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। ताहिर जी, हमने बयान सुना, नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारूक अब्दुल्ला लगातार ये बयान दे रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में जो वायदे दावे किए थे और जो पीडीपी के साथ जम्मू कश्मीर में सरकार बनाई आज तक वो पूरे नहीं हो पाए। उनका यह भी दावा है कि 2019 में अभी जो लोकसभा चुनाव हो रहे हैं उस पर जो इनका गठबंधन बना है उसकी ही जीत होगी 6 लोकसभा सीटों पर। ताहिर जी, आप मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? ताहिर, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? तो जी ताहिर, ये सवाल है मेरा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारूक अब्दुल्ला लगातार बीजेपी पर हमलावर हैं। उनका दावा है कि जो लोकसभा चुनाव है उस पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का गठबंधन काम आएगा, बीजेपी को दूर करने के लिए ये गठबंधन बनाया गया। देखिए, जहां तक आप डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब की बात करते हैं, पहले तो अब्दुल्ला फैमिली ये जवाब दे, आज तक जम्मू कश्मीर में जी तो चलिए, कुछ तकनीकी दिक्कत के कारण ताहिर चौधरी का संपर्क हमारे साथ नहीं हो पाया है। हम उनसे दोबारा राब्ता करने की कोशिश करेंगे, उनसे संपर्क बनाने की कोशिश करेंगे कि बीजेपी अपना पक्ष रखे, क्योंकि लगातार हमलावर है फारूक अब्दुल्ला बीजेपी पर। तो ताहिर चौधरी एक बार फिर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ताहिर, हम बात कर रहे थे नेशनल कॉन्फ्रेंस की, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस लगातार बीजेपी पर हमलावर है और वो कह रही है कि बीजेपी का सुपड़ा साफ करने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का गठबंधन इस बार काम आएगा लोकसभा चुनाव में। देखिए, मैं कह रहा हूँ इस टाइम पे जितने रीजनल पार्टीज और नेशनल पार्टीज के गठबंधन होना, ये बताता है कि ये लोग अंदर से पूरी तरह से कमजोर हैं, जमीन पे अपनी जमीनी सतह अपनी खो चुके हुए हैं, इसलिए एक हो चुके हुए हैं भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला करने के लिए। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, हम लोगों ने जम्मू कश्मीर में बहुत काम किया है, बहुत डेवलपमेंट की है, हमने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स लाए,
एम्स लाया, IIM लाया, IIT लाया, और पहली बार जो चीजें हम लोगों ने की उनकी हमने बुनियाद भी रखी, उन पे काम भी स्टार्ट हो गया। हमने 40 कॉलेजेस जम्मू कश्मीर में स्टार्ट कर दिया। हमने काम करने वाले लोग हैं, हमने बहुत काम किए हैं, और अब इनके पास कोई जवाब नहीं है। उल्टा हम लोग इनसे जवाब पूछते हैं कि सबसे ज्यादा पिछले टाइम पे जो सरकारें चलाई हैं, अब्दुल्ला फैमिली ने चलाई है, इन्होंने जम्मू कश्मीर को क्या दिया है? सबसे ज्यादा अगर इन लोगों ने नुकसान किया है तो कश्मीर के लोगों का किया है, जम्मू का नहीं हुआ। कश्मीर के अवाम का नुकसान हुआ, उनके बच्चों का नुकसान हुआ। अपने बच्चे तो इनके एस्टेब्लिश हो गए, बाहर के कॉलेजेस में पढ़े, सब कुछ हुआ, लेकिन आज तक अगर नुकसान हुआ, कश्मीर का नुकसान हुआ, और इस चीज का जवाब इनको कश्मीर का अवाम देगा। बिल्कुल, लेकिन फारूक अब्दुल्ला ये कह रहे हैं ताहिर कि परियोजनाएं लाई गई, परियोजनाओं पे आधे पे काम हुआ नहीं हुआ, लेकिन कश्मीरी लोगों के दिलों तक पहुंचने की बीजेपी ने कोशिश नहीं की। उनका लगातार यही कहना है कि कश्मीर के लोगों के दिलों तक आखिर बीजेपी क्यों नहीं पहुंच पाई, जो हम कर रहे हैं। देखिए, कश्मीर के लोग हमारे अपने लोग हैं जी, हम उन लोगों के बिल्कुल बीच में हैं। हमारी जो वहाँ की ऑर्गेनाइजेशन है, हमारे लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, ग्राउंड में काम करते हैं, और आज भी हम जो कुछ कर रहे हैं कश्मीर के अवाम के लिए कर रहे हैं। हम कश्मीर में तरक्की चाहते हैं, खुशहाली चाहते हैं, हिफाजत चाहते हैं वहाँ के लोगों की, और जो हम कर रहे हैं वो इंशाल्लाह आने वाले टाइम पे हम करेंगे और करके दिखाएंगे। लोकसभा चुनाव की अगर बात करें ताहिर, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस वादा कर रही है, दावा कर रही है कि हमारा जो गठबंधन हुआ है वो हम जीतेंगे। अगर बीजेपी की बात करें तो राम माधव कल श्रीनगर में थे, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस आई, उन्होंने ये बातें कही कि जो कश्मीर की 3 लोकसभा सीटों पे है वो उसमें हम पूरी तरह से जीत दर्ज करेंगे। तो क्या कुछ रणनीति है बीजेपी की, क्योंकि लगातार कश्मीर में बीजेपी रणनीति बना रही है जम्मू कश्मीर की, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आज पहुंच रहे हैं चुनावी जनसभा को संबोधित करने। देखिए, जम्मू कश्मीर की 6 सीटों के ऊपर जो हमारा वर्क है, हमारे कार्यकर्ता ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं, और हमारा मेन एजेंडा है डेवलपमेंट का लेके। डेवलपमेंट हमने वादे किए थे, हमने वो वादे पूरे करने की पूरी कोशिश की, और अभी भी उन प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम चल रहा है, और इस चीज का जवाब अवाम देगा। जब वोटिंग होगी अवाम देगा, और जो रिजल्ट आएगा, और हमें पूरी उम्मीद है कि हम 6 सीटों के ऊपर हम कामयाब होंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर ताहिर चौधरी हमारे साथ बातचीत करने के लिए। बीजेपी कह रही है कि हम अवाम के विकास के लिए काम कर रहे हैं, पहले भी विकास के लिए काम किया गया था और इस बार भी विकास के लिए ही काम होगा। फिलहाल खबर ये हम आपको बता रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जहां पर बीजेपी पर हमलावर है, वहीं बीजेपी लगातार अब चुनावी रणनीति उसकी पूरी हो चुकी है। आज इससे पहले हमने आपको खबर बताई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू पहुंच रहे हैं, चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे, लेकिन लगातार हमलावर है नेशनल कॉन्फ्रेंस। अगली खबर का रुख करेंगे। आसिफ, राम माधव की हम बात कर रहे थे। राम माधव कल श्रीनगर में पहुंचे थे, परसों भी पहुंचे, प्रेस कॉन्फ्रेंस बाकायदा की गई। उन्होंने कई सवाल दागे, 35A को लेकर भी उन्होंने सवाल दागे, 370 को लेकर भी सवाल दागे कि जब स्थानीय निकाय चुनाव हुए थे, पीडीपी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बायकॉट किया, तो लोकसभा चुनाव पर इस पद का हवाला क्यों नहीं दिया गया? 35A का हवाला क्यों नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने नहीं दिया? ये राम माधव का सवाल था। बहुत कुछ उन्होंने सवाल खड़े किए, जिसमें अब राजनीतिक प्रक्रिया भी सामने आ रही है। बिल्कुल, 2 रोज़ी दौरे पर वो श्रीनगर में थे, और श्रीनगर में कल दूसरे दिन उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके बाद जम्मू भी पहुंचे श्रीनगर में, और कुल मिलाकर उसी तरह की बातें जम्मू से भी सामने आई कि जिस तरीके से नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने पार्लिमानी इंतखाबात में हिस्सा लेने की पहले ही ठान ली है, तो ऐसे में इससे पहले अगर 370 ही मामला था, तो दोनों सरकारों से, दोनों पार्टियां जो हैं, जमातें हैं, उनसे पूछा गया कि वो इससे पहले कहां थी, उन्होंने क्यों नहीं सोचा। और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक बड़ी चीज कि उन्होंने पहले ही, राम माधव की तरफ से ये कहा गया कि वो पहले ही असेंबली इंतखाबात के जल्द जो रियासत में जिसकी मांग की जा रही थी, मुतालबा था रियासती जो पार्टियां हैं उनकी तरफ से कि होने चाहिए, और उसके लिए उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन को पार्टी ने अपनी राय से पहले ही आगाह किया है, ताकि जल्द से जल्द इंतखाबात जो हैं, असेंबली इंतखाबात भी जल्द हों। और बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी राम माधव, जिन्होंने इलाकाई जमातों पर वादी में अमन न चाहने का इल्जाम आयद किया, उन्होंने कहा कि शांति बहाली को खत्म करने के लिए जो इस तरह के तमाम पार्टीज की तरफ से जो बयानबाजी आ रही, खासतौर से अकबर लोन, उनके खिलाफ FIR दर्ज करने का भी उन्होंने जो है मुतालबा किया। और दूसरी तरफ जो जमाते इस्लामी पर आयद पाबंदी और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट पर आयद पाबंदी पर भी राम माधव ने कहा कि जो मुल्क मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्वस अफराद हैं, वादी कश्मीर में उनके खिलाफ ये मुहिम, ये कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। तो दूसरी तरफ कांग्रेस की तरफ से भी कल बयान सामने आया। गुलाम अहमद मीर, जो कि रियासती सदर हैं कांग्रेस के, उन्होंने भी कहा कि
बीजेपी का वापस हुकूमत में लौटना इस बार नामुमकिन है और तमाम जो नशिस्तें हैं, चाहे वो जम्मू खित्ते की हो या कश्मीर खित्ते की हो, उन पर कब्जा कांग्रेस का होगा। तमाम तरफ से जो पार्टियां हैं जो रियासत के अंदर, वो अपनी अपनी जीत के दावे पेश कर रहे हैं। ये बात थी रियासत की सियासत की। रुख करते हैं अगली खबर का और बात रियासत से ही जुड़ी हुई एक अहम मुद्दे की। आमतौर पर हमने देखा है कि जो माहौल है उसको आलूदगी से पाक रखने के लिए कई तरह के इकदाम उठाए गए हैं रियासती हुकूमत की तरफ से, मरकजी हुकूमत की तरफ से। पहले पॉलीथीन बैग जो था उस पे कहीं ना कहीं रोक लगाने की कोशिश की गई, बैन लगाया गया, लेकिन उसके बावजूद भी कई बार हमने देखा, और कुछ दिन पहले अपने एक प्रोग्राम में हमने आपको एक रिपोर्ट के हवाले से भी बताया था कि लखनपुर जहां एंट्री पॉइंट है वहां पर भी जो हजारों टन जो लिफाफे हैं या पॉलीथीन है वो जब्त किए जाते हैं। आज भी जब रियासत के अंदर इन पॉलीथीन्स पर ऑलरेडी बैन लगा हुआ है, तो ऐसे में दोबारा रियासती गवर्नर इंतजामिया की तरफ से ये इकदाम उठाए जा रहे हैं कि पॉलीथीन के साथ साथ दीगर कुछ ऐसी अशिया हैं जिनको रोकने से जो है माहौल को साफ रखा जा सकता है। और कल की बात करें तो कल का जो हुक्मनामा रियासती इंतजामिया की तरफ से जारी किया गया है उसके मुताबिक जो प्लास्टिक डिस्पोजल है वो अब रियासत के अंदर बैन कर दिए गए। यानी मुख्तलिफ मकामात पर हम शादी ब्याह में देखते थे, फंक्शंस में देखते थे, चाहे वो फैमिली के फंक्शंस हो, पार्टियों में देखते थे, और यहां तक कि बाजारों में जब कहीं कोई भंडारा होता था, कोई मजहबी मकामात पर कोई इस तरह का प्रोग्राम जहां आम लोगों को सबसे ज्यादा जो है यही डिस्पोजल्स का इस्तेमाल आम लोगों में देखा जाता था, इस पर अब हुकूमत की तरफ से बैन लगाया गया है। यानी अब जो है प्लेट्स, बाउल्स, कप की बात करें, चाकू, कांटा या चम्मच, कोई भी प्लास्टिक चीज जो है फैमिली फंक्शंस में या रियासत के अंदर किसी तरह का भी कोई प्रोग्राम हो, तकरीब हो, उसमें आज जो है वो पाबंदी आयद की गई है रियासती गवर्नर इंतजामिया की तरफ। विनोद कुमार लगातार इस खबर पर हमारे सीनियर साथी हैं, वो जानकारी दे रहे हैं। विनोद, बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर हमारे साथ जुड़ने के लिए। विनोद, जिस तरीके से हमने देखा कि पॉलिथीन को जम्मू कश्मीर में बैन किया गया, हालांकि बैन के बावजूद कई बार ऐसी खबरें सामने आती है, रिपोर्ट हम दिखाते हैं कि पॉलिथीन अभी भी लगातार जारी है, लोग पॉलिथीन में सामान ला रहे हैं। अगर डिस्पोजल्स की बात कर दी जाए, अब डिस्पोजल पर बैन लगाया गया है। जितने भी प्लास्टिक डिस्पोजल होंगे जो पार्टीज में यूज किए जाते हैं या घर पर यूज किए जाते हैं प्लास्टिक की, कोई भी सामान यूज नहीं की जाएगी। तो क्या इसमें अब बदलाव देखने को मिलेगा बैन के बावजूद? क्या लोगों की सोच में भी फर्क आएगा? क्योंकि सबसे बड़ी बात तो यह है कि लोगों की सोच में फर्क होना चाहिए, क्योंकि पॉलिथीन एक ऐसी चीज है जो नुकसान पहुंचाती है, हमारे पर्यावरण को तो नुकसान पहुंचाती है, साथ ही हमारे लोगों को, जो आम लोग हैं, उनको भी नुकसान पहुंचाती है। बिल्कुल हर्ष, आपने ठीक कहा कि वक्तन कानून बनते रहते हैं, लेकिन कानून बनने से ज्यादा इम्पोर्टेंट ये रहती है कि लोग अवेयर रहें, और दूसरा ये रहता है कि कानून को एग्जीक्यूट कैसे किया जाए, उसको लागू कैसे किया जाए। आपने पहले ही बताया, मैं भी बताने वाला था कि पॉलिथीन रियासत जम्मू कश्मीर में बैन है, लेकिन पॉलिथीन का इतना बड़ा धंधा अभी भी चल रहा है बिहाइंड द कर्टन, पर्दे के पीछे, आप सोच भी नहीं सकते हैं। बिल्कुल। और इससे शेयर सबको जाता है, जितने भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। अब उन्होंने डिस्पोजल पर बैन लगाया है, और मुझे लगता है कि बैन तो लगा दिया, लेकिन इसको कैसे लागू करोगे, इसको इम्प्लीमेंट कैसे करोगे, ये बड़ा जरूरी है। विनोद, हम बात कर रहे हैं कि लोगों को सोच बदलना जरूरी है, तो हुई बात सरकार की। सरकार बैन लगाएगी, क्या कुछ प्रक्रिया रहेगी वो तो आगे आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन अगर लोगों की बात करें, लोगों में अवेयरनेस फैलाना कितनी जरूरी है सरकार की, अगर हम बात करें तो सरकार बैन तो लगा देती है, लेकिन जागरूकता प्रोग्राम एक भी नहीं चलाया जाता। जम्मू कश्मीर के आंकड़े बताते हैं कि जागरूकता प्रोग्राम 10% भी जम्मू कश्मीर में नहीं चलाया गया। पॉलिथीन बैन कर दी गई, अब ये डिस्पोजल बैन कर दिए गए, लेकिन जागरूकता फैलाना कितना बड़ा काम है सरकार की तरफ से, क्योंकि जब तक लोगों में जागरूकता नहीं फैलेगी, जब तक इसका इस्तेमाल होता रहेगा। बिल्कुल हर्ष, आपने ठीक कहा कि जब तक पब्लिक की अवेयर नहीं होगी, जिसके लिए कानून बनाया जा रहा है वो अवेयर नहीं होंगे, तो ऐसे कानून बनाने का, ऐसे प्रतिबंध लगाने का कोई फायदा नहीं होता है। मुझे लगता है कि लोगों के लिए एक अवेयरनेस कैंपेन चलाई जानी चाहिए, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि आज भी लोग जो पढ़े लिखे लोग हैं घर से झोला लेके जाते हैं, जो सब्जी परचेज करने जाते हैं, दूसरी चीजें परचेज करने जाते हैं। जो लोग अवेयर हैं वो लॉ कानून को मानते हैं, प्रतिबंध को अच्छे तरीके से मानते हैं। जो लोग अवेयर नहीं है
और जो लोग नहीं चाहते हैं कि ये लागू या इस पर प्रतिबंध लगे, वो कभी नहीं चाहेंगे कि ये कानून को सही तरीके से लागू किया जाए, प्रतिबंध सही तरीके से लागू किया जाए और लोगों को अवेयर किया जाए। लेकिन सरकार को चाहिए कि अवेयरनेस कैंपेन चलाई जाए और उसमें बताया जाए कि आफ्टर ऑल इस प्लास्टिक या डिस्पोजल से कितना नुकसान पर्यावरण को होता है, कितना नुकसान हमारे फर्टाइल जमीन को होता है, ये चीजें बताई जानी चाहिए। विनोद जी, सफाई मुहिम के हवाले से किस तरीके से इस पेशरफ्त को देखा जाए, क्योंकि जम्मू शहर के अंदर अगर बात करें तो पॉलीथीन पहले से ही पूरी रियासत के अंदर बैन था, बावजूद उसके तवी को साफ रखने की या जो दीगर मकामात हैं, जो दीगर इलाके उनको साफ रखने की मुहिम तो की जाती है, लेकिन बावजूद उसके पॉलीथीन सबसे ज्यादा उन्हीं इलाकों में या तवी के अंदर ही मौजूद होता है। अब ये पेशरफ्त कि डिस्पोजल को बैन कर दिया जाए, तो क्या इससे कोई हालात थोड़े बहुत जो है पहले से बेहतर होंगे या वैसे ही रहेंगे जिस तरीके से पॉलीथीन को बैन करने के बाद हो? बिल्कुल आपने ठीक कहा, हालात में थोड़ा चेंज जरूर आएगा। हमने देखा है कि जो बड़ी बड़ी पार्टीज होती थी, फंक्शन होते थे, वहां पे बहुत ज्यादा डिस्पोजेबल इस्तेमाल होता है। जितने भी मैरिज फंक्शन है, बैंक्वेट हॉल है, वहां पर डिस्पोजेबल का बड़ा इस्तेमाल होता था और वो डंपिंग यार्ड में डाल दिए जाते थे। लेकिन अब अगर इस पर प्रतिबंध लगेगा तो मुझे लगता है कि जैसे तवी की बात की, अपने बाकी जगहों की बात की, तो अगर प्लास्टिक बंद होती है, डिस्पोजल बंद होता है, तो कहीं ना कहीं शहर की स्वच्छता पर भी इसका असर, सफाई पर भी इसका असर पड़ेगा। बिल्कुल। विनोद, एक आखिरी सवाल मैं पूछना चाहूंगा। जिस तरीके से हम आंकड़े लगातार दिखाते जाते हैं, आपने भी आंकड़े दिखाए, हमने भी आंकड़े दिखाए कि पॉलिथीन की वजह से लगभग 25% जानवरों की मौत होती है। पॉलिथीन की वजह से हमारा पर्यावरण, तवी हो, डल झील हो, सारा प्रदूषण हो रहा है। हाईकोर्ट ने भी इस पर संज्ञान लिया। और अगर बात कर ली जाए अब की, तो अब क्या कुछ इसमें रहने वाला है? क्योंकि हाईकोर्ट ने भी इस पर संज्ञान लिया था, हाईकोर्ट ने भी जवाब मांगा था, विधानसभा में भी ये मुद्दा उठा, लेकिन उसके बावजूद कुछ नहीं किया गया। अगर पिछली सरकारों की बात करें, नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस की तरफ से भी कोई ऐसी परियोजना नहीं है कि पॉलिथीन को लेकर जो चलाई गई हो, सिर्फ बैन कर दिया जाता है, लेकिन कोई योजना नहीं चलाई जाती। हाँ हर्ष भाई, ये कह रहा हूँ कि एक बड़ा कारोबार जो है, एक बड़ा गिरोह काम करता है पॉलिथीन को लेकर के, और कई मरतबा लखनपुर के पास ये पॉलिथीन पकड़ा भी गया है। लीड मिलने के बावजूद भी कोई ऐसा स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया जा रहा है, और जिसके चलते कि पॉलिथीन का प्रतिबंध लगा है, उस प्रतिबंध को सही तरीके से लागू किया। अब हम डिस्पोजेबल पर प्रतिबंध लगा रहे हैं, और अगर आप इसको सही तरीके से लागू नहीं करोगे, हैंड विद द ग्लो नहीं करोगे उनके साथ काम करते, तो इसका कोई लाभ नहीं। मुझे लगता है कि लोगों को भी अवेयर होना होगा, और जो सरकार है उसको भी प्रतिबंध को सख्ती से लागू करना होगा। हमारी नेबरिंग स्टेट हिमाचल में भी ज्यादा जबरदस्त सख्ती है कि आप अगर पॉलिथीन का इस्तेमाल करेंगे, इतना जुर्माना, इतनी पेनल्टी होती है, और वहां पर कोई ऐसा कारोबार पॉलिथीन का नहीं बचा हुआ है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विनोद कुमार जी हमारे साथ पूरी बातचीत के लिए, पूरी जानकारी के लिए। तो अब देखने वाली बात होगी, पॉलिथीन को तो आज सिर्फ बैन कर दिया जाता है, आपने देखा कि पॉलिथीन को बैन कर दिया गया, लेकिन जम्मू कश्मीर में अभी भी पॉलिथीन लेकर लोग सब्जी खरीदने जाते हैं। मुख्तलिफ रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। अब डिस्पोजल को बैन किया गया है, लेकिन जरूरत है तो सरकार जागरूकता प्रोग्राम चलाए, जिसके जरिए लोगों को यह समझ में आ सके कि यह पॉलिथीन कितनी खतरनाक है हमारी सेहत के लिए भी और पर्यावरण के लिए भी। बिल्कुल, सरकार की तरफ से कदम उठाया जाए, उठाया जाता भी है। इसमें अवाम का ताउन भी बहुत जरूरी है। ऐसे में ये ना हो कि सरकार की तरफ से जो स्कीमें, जो मुहिम चलाई जाती है, वो सिर्फ कागजों पर सिमटी रही और हम लोग हुकूमत का इंतजार करते रहें। हमारा भी ये फर्ज है कि हम हुकूमत के साथ ताउन करें, और ये जो माहौल को गंदा करने की चीजें हैं, आलूदा करने की चीजें हैं, इनसे हमने भी बचने की कोशिश करनी है। आज की इस प्रोग्राम में बस इतना ही। कल एक नए शुमारे के साथ दोबारा इस प्रोग्राम में आपके सामने हाजिर खिदमत होंगे, और तब तक के लिए आप गुलिस्तान न्यूज देखते रहिए। पल पल की जो खबरें और अपडेट्स तमाम देश दुनिया की, वो आप तक पहुंचती रहेंगी, और साथ ही साथ आपके फीडबैक्स इस प्रोग्राम के हवाले से आना बेहद जरूरी है, ताकि इस प्रोग्राम में जो कमियां हैं उनको दूर किया जा सके और प्रोग्राम में मजीद बेहतरी लाई जा सके। फिलहाल इतना ही प्रोग्राम में, कल फिर होंगे हाजिर। अल्लाह हाफिज, नमस्कार।